पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य का उदय, शासन व्यवस्था और अशोक के धम्ब के माध्यम से उसके ऐतिहासिक महत्व को समझा था। अगर आपने अब तक मौर्य साम्राज्य की कहानी नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि यहीं से भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू होती है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत ने शक्ति ही नहीं, दिशा भी कुछ समय के लिए खो दी। लेकिन इसी अव्यवस्था के बीच भारत में नए राजवंश, नए विचार और एक नए युग की नींव रखी गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में क्या-क्या बदलाव आए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी और राजनीतिक विखंडन शुरू हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ को हटाकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग शासकों ने ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन दिया, लेकिन बौद्ध संस्थाएं भी इस काल में पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ और देवभूति जैसे शुंग शासकों ने राज किया, लेकिन वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। शुंग वंश के पतन के बाद वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की, लेकिन यह शासन अल्पकालिक और कमजोर रहा। इसी समय दक्षिण भारत में सातवाहन वंश उभरा, जिसने दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और व्यापार को मजबूती दी। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि सिमुक ने अंतिम कण्व के शासक को हटाकर सातवाहन वंश की स्थापना की, जबकि वास्तव में ये शुंग कण्व शासकों के समकालीन थे और यह सत्ता परिवर्तन क्षेत्रीय था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुका को माना जाता है, जिन्होंने मौर्योत्तर काल में दक्कन क्षेत्र में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन शक्ति को मजबूत किया और यज्ञों के माध्यम से अपने शासन को वैधता दी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के महानतम शासक थे, जिन्होंने शकों को पराजित कर दक्कन में सातवाहन सत्ता पुनः स्थापित की। गौतमीपुत्र के बाद वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी ने सातवाहन शासन को आगे बढ़ाया और व्यापार व प्रशासन को मजबूती प्रदान की। सातवाहन शासन में राजा सर्वोच्च था, लेकिन प्रशासन प्रांतीय और स्थानीय इकाइयों के माध्यम से चलाया जाता था। सातवाहन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, लेकिन आंतरिक और रोमन व्यापार ने राज्य को अत्यधिक समृद्ध बनाया। इधर भारत में राज्य व्यवस्था और व्यापार फल फूल रहे थे, लेकिन दूसरी ओर उत्तर पश्चिम से विदेशी शक्तियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। विदेशी आक्रमणों की शुरुआत होती है जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सिकंदर उत्तर पश्चिमी भारत तक पहुंचा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया, जिससे भारतीय इतिहास में विदेशी हस्तक्षेप का नया अध्याय शुरू हुआ। सिकंदर के बाद उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी शासकों ने राज किया, जिन्हें भारतीय स्रोतों में यवन कहा गया। इंडो ग्रीक शासकों में मेनांडर सबसे प्रसिद्ध थे, जिन्हें बौद्ध ग्रंथ मिलिंद के नाम से जानते हैं। इंडो ग्रीक सत्ता के कमजोर पड़ते ही शक शासक उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में उभरने लगे। शक शासकों ने पश्चिमी भारत में शासन किया और व्यापार, सिक्कों तथा सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा दिया। शकों के बाद कुषाण शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जो व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था। कुषाण शक्ति की नींव कुजुल कड़फिसेस ने रखी, जिन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में एक संगठित शासन स्थापित किया। कनिष्क कुषाण वंश के महानतम शासक थे, जिनके शासन में साम्राज्य चरम पर पहुंचा और बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण मिला। कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध धर्म को विशेष बल मिला और कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई। कुषाण शासन में मजबूत केंद्रीय प्रशासन था और स्वर्ण सिक्कों व रेशम मार्ग व्यापार ने अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाया। कुषाण साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, जिसके कारण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण घटा और क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं।
कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक विखंडन था, जिसने एक नए और सशक्त साम्राज्य के उदय के लिए अनुकूल स्थिति बना दी। चौथी शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने उत्तर भारत में एक नए और एक सशक्त गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। लिच्छवी राजकुमार देवी से विवाह द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी सत्ता को राजनीतिक वैधता और मजबूती प्रदान की। इसके बाद समुद्रगुप्त ने लगातार सैन्य अभियानों द्वारा गुप्त साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया और उत्तरी भारत में सर्वोच्च सत्ता स्थापित की। समुद्रगुप्त के अभियानों का विवरण इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में मिलता है, जो उनकी विजय और नीति को स्पष्ट करता है। समुद्रगुप्त न केवल महान विजेता थे, बल्कि कुशल प्रशासक और कला संस्कृति के संरक्षक भी थे। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में गुप्त साम्राज्य अपने स्वर्ण युग के शिखर पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी और नालंदा जैसे महान शिक्षा केंद्रों को प्रोत्साहन दिया। चंद्रगुप्त ने हूण आक्रमणों का सफल प्रतिरोध किया, लेकिन लगातार युद्धों ने गुप्त साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक शक्ति को कमजोर कर दिया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय राजनीतिक स्थिरता के साथ कला, विज्ञान और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त काल में विज्ञान और गणित का अद्भुत विकास हुआ, जहां आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शून्य की अवधारणा विकसित हुई। और संस्कृत साहित्य अपने शिखर पर पहुंचा, जहां कालिदास जैसे महान कवियों ने भारतीय साहित्य को अमर कृतियां दी। गुप्त काल में अजंता की चित्रकला और शिल्पकला विकसित हुई, जबकि एलोरा की गुफाएं इसी परंपरा की आगे की कड़ी हैं। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, लेकिन व्यापार, श्रेणियां और स्वर्ण सिक्कों ने राज्य को आर्थिक समृद्धि दी। गुप्त काल में समाज अपेक्षाकृत स्थिर था, जहां हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और बौद्ध व जैन धर्मों को भी संरक्षण मिला। हूण आक्रमणों, आर्थिक संकट और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गया। इस प्रकार एक महान गुप्त साम्राज्य का पतन न केवल एक सत्ता का अंत था, बल्कि एक पूरे ऐतिहासिक युग का समापन भी। फिर भी पोस्ट मौर्य और गुप्त काल की राजनीति, विज्ञान और संस्कृति ने भारतीय सभ्यता को ऐसी नींव दी, जिसका प्रभाव आने वाले युगों तक दिखाई देता रहा।